Dear students, in previous section we learned the theoretical part of Newton's laws of motion. Now in this section we are going to learn the application of the Newton laws of motion. In this sequence, first of all, we are going to learn how to analyze a particle in equilibrium. If the acceleration of an object is zero, the object is said to be in equilibrium. अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल उसका एक्सलेशन जीरो है तो हम लोग कहेंगे पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. ओके, हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लर्न किया था. क्या था? F इक्वल टू ma. दैट वाज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसमें F का मीनिंग है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, राइट? और A इज द एक्सलेशन, M इज द मास ऑफ द पार्टिकल. अगर पार्टिकल का या बॉडी का एक्सलेशन जीरो है तो सर्टेनली हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी जीरो. तो मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं सिग्मा एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम को और भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो और इवन सिग्मा एफ जेड इक्वल टू जीरो. अब बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप की. वी हैव द टू टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम. वन इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस में पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विदाउट एक्सेलरेशन तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम का केस है, राइट? अब हम लोग यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम को कैसे एनालाइज करें उसको लर्न करेंगे. तो चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन पार्ट में. इन द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इट इज गिवन a string is connected between the surface and a block of mass 1 kg which is pulled by another string by applying a force F equal to 10 Newton as shown in the figure. आप डायग्राम में देख सकते हो ये ब्लॉक है 1 kg का, ये अटैच है एक स्ट्रिंग के थ्रू, राइट? अभी हम लोग जो भी स्ट्रिंग की बात करेंगे या क्वेश्चन में लिखा हो कि इट इज़ कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग तो हम लोग उसे आइडियल स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट करेंगे. आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियल स्ट्रिंग? मासलेस, उसका मास ना हो. इनएक्सटेंसिबल, उसमें कोई भी एक्सटेंशन ना हो या उसकी लेंथ में कोई चेंज ना हो. ये आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी अगर गिवन ना हो स्ट्रिंग के बारे में तो आइडियल स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट करते हैं, राइट? अब ये फर्स्ट स्ट्रिंग है जो ग्राउंड को इस ब्लॉक से कनेक्ट करती है, और दिस इज द सेकेंड स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग this block to the point of application of the force which is equal to 10 Newton. Okay. In next part of the question we need to calculate. In the first part question we need to calculate the tension in the string 1. In the second part of the question we need to calculate tension in the string 2. हमें इस string और इस string में tension calculate करना है. Okay. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कि व्हाट इज द सिस्टम. तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट एक सिस्टम की तरह से ट्रीट कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सिस्टम की तरह से ट्रीट करते हैं, राइट? अच्छा, एक चीज और कि जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, आप देख रहे हो कि ये वाली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 2, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन. अब अगर कभी भी हमारे पास कोई लाइट स्ट्रिंग हो या आइडियल स्ट्रिंग हो और उसके एंड में जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग. दैट मीन्स जो स्ट्रिंग नंबर 2 है उसके बारे में हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन, बिकॉज लाइट स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो आइडियल स्ट्रिंग के एंड में जितना फोर्स अप्लाई करोगे दैट विल बिकम द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग नंबर 2 में टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन, राइट? हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं. अब हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में चलते हैं. 1 kg ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। अब ये मैंने ड्रॉ कर लिया ऑब्जेक्ट, राइट। अब हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हम लोग फोर्स को देखते हैं कितने फील्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कितने कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फील्ड फोर्स तो 1 है, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स, ओके। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फोर्स है नंबर 1 टेंशन सेकेंड स्ट्रिंग का, और नंबर 2 टेंशन फर्स्ट स्ट्रिंग का। तो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं पहला mg, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स और वेट। फिर हम लोग यहाँ पे T2 देख सकते हो, इस स्ट्रिंग का टेंशन, और टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, तभी मैंने इस पुलिंग फोर्स को अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, राइट। इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले डिसाइड कर ली, दैट इज 10 न्यूटन। इसके बाद ये इस स्ट्रिंग का टेंशन इज अगेन पुलिंग फोर्स, तो ये स्ट्रिंग पुल कर रही होगी इस ब्लॉक को नीचे की तरफ। अब अगर हमें यहाँ पे टेंशन फोर्स दिखाना हो, ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी अगर हमें दिखाना पड़े, तो टेंशन फोर्स की रिएक्शन यहाँ पे पुलिंग फोर्स के टर्म में ऐसे होगी, दिस इज T1। तो ये था हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक से हम लोग यहाँ पे देखें, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स शुड बी जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ? अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? T2। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, mg और T1। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस mg लिख देंगे, राइट। T2 की वैल्यू 10 न्यूटन है, मास हम लोगों को 1 दिया हुआ है, और g की वैल्यू हम लोग 10 यूज करते हैं, तो mg की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट। अब ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, और T1 की वैल्यू आ जाएगी 0। दैट मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग नंबर 1 इज इक्वल टू 0। दिस वॉज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन में। सेकेंड इलस्ट्रेशन में देख सकते हो ये डायग्राम, इसमें एक मैन एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। वेइंग मशीन ग्राउंड पे रखी हुई है, और इसके सिर के ऊपर भी आप देख रहे हो एक वेइंग मशीन रखी हुई है, और ये टॉप वेइंग मशीन पे एक 50 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है ए मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन 2 प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, राइट। इसका मास है 60 kg। अनदर वेइंग मशीन 1 ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ओवर द मैन हेड, देख सकते हो ये रखी हुई है। ए ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज पुट ऑन द वेइंग मशीन, ये 50 kg ब्लॉक है, वेइंग मशीन नंबर 1 पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन नंबर 1 एंड वेइंग मशीन नंबर 2 एज शोन इन द फिगर, ओके। हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में एक चीज लर्न की थी कि वेइंग मशीन रिकॉर्ड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। दैट मीन्स अगर हमें वेइंग मशीन 1 और वेइंग मशीन 2 दोनों की रीडिंग मालूम करनी है, तो हमें मालूम करनी पड़ेगी इसमें लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो हम लोगों को मालूम है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम हमें इसका भी ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, कि इतनी नॉर्मल रिएक्शन है, और फ्री बॉडी डायग्राम हमें इसका भी ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें कितनी नॉर्मल रिएक्शन मैन अप्लाई कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करते हैं, वेइंग मशीन रिकॉर्ड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दें, अलग अलग कर दिया, सिस्टम से फ्री कर दिया बॉडी को। 50 kg इसका वेट नीचे लगेगा mg, राइट, 500 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन किस तरह का फोर्स है? पुशिंग फोर्स है। पुशिंग फोर्स कैसा होता है? टुवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय वेइंग मशीन नंबर 1 ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, दिस इज N1। और इसकी जो रिएक्शन फोर्स आएगी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, दिस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेम लाइन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, दिस इज N1। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन नंबर 1, ओके। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन रीडिंग होगी वेइंग मशीन की, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 50 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स शुड भी 0 होना चाहिए। इसके फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर इसमें नेट फोर्स 0 है, तो नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे
डाउनवर्ड फोर्स है mg, अपवर्ड फोर्स है n1, तो n1 इज इक्वल टू mg, राइट, और हम लोगों ने mg कैलकुलेट किया था, दिस इज 500 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन नंबर 1 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। हम लोगों ने ये रीडिंग कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग चलते हैं वेइंग मशीन नंबर 2 के बारे में, इसकी रीडिंग के लिए। अगर हमें इसकी रीडिंग मालूम करना तो देख सकते हो कि मैन का जो पैर है वो इस वेइंग मशीन नंबर 2 के कांटेक्ट में है, और ये वेइंग मशीन नंबर 1 और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके बीच में और मैन के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो अब अगर हम लोग रीडिंग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वेइंग मशीन नंबर 2 की और उसकी नॉर्मल रिएक्शन, उसके लिए बेहतर होगा हम लोग इस पूरे को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट करें, दैट इज वन यूनिट की तरीके से ट्रीट करें। तो नाउ टेक इन दिस वेइंग मशीन, राइट, एंड मैन एज ए सिस्टम, इसको मैंने एक सिस्टम की तरह से ट्रीट किया। अब इस सिस्टम का देखते हैं कि कितना वेट होगा। mg डाउनवर्ड लगेगा, ये है 50 kg, ये वेइंग मशीन है 5 kg और ये है 60, तो इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, राइट, ये सिस्टम है। सिस्टम वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय वेइंग मशीन ऑन द मैन, हम लोगों को मालूम है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका नेचर है पुशिंग टाइप, दैट इज टूवर्ड। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वेइंग मशीन लगाएगी इस मैन में, ऊपर होगा। इसकी रिएक्शन फोर्स होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड होगा, इसी लाइन में, लाइन से थोड़ा अलग बना रहा हूँ लेकिन वो इसी लाइन में होगा। मैग्नीट्यूड वाइज n2 ये वाला और ये वाला n2 इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं n2 की वैल्यू। इफ वी कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम, तो वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू दिस 50 plus 5 plus 60 multiplied by 10, that is equal to 1150 न्यूटन। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं n2 की वैल्यू, राइट, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड वेइंग मशीन नंबर 2, ओके। तो n2 इज इक्वल टू 1150 न्यूटन, इसके बराबर आएगा, टोटल वेट के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन नंबर 2 होगी। दिस इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन नंबर 2, ओके। Now let us move to next illustration. In this illustration it is given a cylinder of weight W is resting on a V groove as shown in the figure. आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये सिलेंडर जिसका वेट W है ये रेस्ट कर रहा है इस ग्रूव में, राइट, और there is no friction anywhere. First part of the question we need to draw the free body diagram. In the second part of the question, we need to calculate the normal reactions between the cylinder and two inclined walls. ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिलेंडर का, राइट। सिलेंडर को हम लोग एक सिस्टम की तरह से ट्रीट करते हैं, तो सिलेंडर को इस इन्वायरमेंट से अलग कर दें, फ्री कर दें, ये हो गया हमारा सिलेंडर, ओके। अब सिलेंडर पे लगने वाले फोर्सेस देखें कितने हैं। फील्ड फोर्स तो ऑफ कोर्स 1 है, वेट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसका कांटेक्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो 2 कांटेक्ट फोर्स हैं, दैट मीन्स 2 नॉर्मल रिएक्शंस एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे, राइट। और आप देख सकते हो कि ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे भी 60 डिग्री है, और ये जो सिलेंडर रखा हुआ है सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय बोथ साइड यहाँ और यहाँ की इक्वल होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अब ड्रॉ कर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज द वेट, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड n, और यहाँ पे भी n होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था। और इस नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी ये वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल होगी। क्यों? क्योंकि देख सकते हो ये जो प्लैंक है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो प्लैंक के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाएगी। दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है नॉर्मल रिएक्शन की वर्टिकल से 60, राइट, और ये भी वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाएगी। अब हमें इसे इक्विलिब्रियम में रखना है।
अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में या सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो सभी डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया n cos 60 और n sin 60। सिमिलरली यहाँ पे भी कंपोनेंट n cos 60 और n sin 60। अब फ्री बॉडी डायग्राम सिलेंडर का देखें। आप देख सकते हो कि ये n sin 60 विल गेट कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे इक्वल होंगे, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिलेंडर देखें, दिस W शुड बी इक्वल टू 2n cos 60 या 2n cos 60 इक्वल टू W। अब यहाँ से हम देख सकते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2, राइट, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, कर देते हैं कैंसिल। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू W। तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम एनी साइड इज इक्वल टू W। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में भी हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास इस होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर है, ये स्फीयर है। इट रेस्ट ऑन 30 डिग्री इंक्लाइन, ये इंक्लाइन प्लेन है या इंक्लाइन सरफेस है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और ये इसका दूसरा सरफेस यू कैन ऑब्जर्व, इट इज सपोर्टेड अगेंस्ट दिस स्मूथ वॉल। दिस वॉल इज बी वॉल। कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए इज दिस सरफेस, बी इज दिस सरफेस। ओके, हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स मालूम करना है ए और बी सरफेस के। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ पे स्फीयर का ड्रॉ कर दें। स्फीयर को सिस्टम की तरह से ट्रीट करें। अब सिस्टम में लगने वाले फोर्सेस के बारे में देखें, कितने फोर्स हैं। वन इज द फील्ड फोर्स, दैट इज द वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस इंक्लाइंड सरफेस एंड सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन इज फ्रॉम सरफेस नंबर बी, वर्टिकल वॉल की नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट mg, वर्टिकल डाउनवर्ड, देन नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वॉल से n1, नॉर्मल टू द वॉल रेडियल डायरेक्शन में, राइट। और सेकेंड इज द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय इंक्लाइंड सरफेस ऑन द स्फीयर, दिस इज द n2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट कर दें। आप देख सकते हो कि यहाँ ये एंगल है 30 डिग्री, दैट मीन्स इंक्लाइंड सरफेस is inclined at angle 30 degree with the horizontal, that means perpendicular to the inclined surface, that means this line should incline 30 degree with the vertical। तो ये एंगल हमारे पास होगा 30 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स कर दें, n2 cos 30 और n2 sin 30। अब फ्री बॉडी डायग्राम स्फीयर के हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन को एनालाइज करें। इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में है ये स्फीयर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या हो जाएगा, दिस डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस अपवर्ड फोर्स, दैट मीन्स n2 cos 30 शुड बी इक्वल टू 500 न्यूटन, राइट। अब यहाँ से cos 30 की वैल्यू √3/2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। n2 की वैल्यू, n2 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन। हमारे पास n2 आ गया। अब हमें n2 कैलकुलेट करने के बाद अब n1 कैलकुलेट करना है, राइट। n1 के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एनालाइज करना कंपलसरी हो जाएगा। नाउ लेट अस एनालाइजिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कहाँ से आ रहा है, एक n1 से आ रहा है और एक n2 sin 30 से आ रहा है। तो लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू द राइट डायरेक्शन फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे n2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आएगी 500 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन, दिस इज n1। अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन a body of mass small m is stationary on an inclined plane of inclination theta। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है और इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा है।
फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफर्ड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफर्ड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी। इंक्लाइंड प्लेन बॉडी में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में और हम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इस ब्लॉक को हम लोग अलग से एनालाइज करें, राइट, ये ब्लॉक रख देते हैं यहाँ पे, ये है ब्लॉक, राइट। और एक चीज़ और करते हैं, इंक्लाइन प्लेन के केस में हम लोग हमेशा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एनालाइज करते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन की पैरेलल डायरेक्शन को सपोज मैंने कह दिया एक्स डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं कहूँगा वाई डायरेक्शन, राइट। ये एक्स और वाई डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो ये कंपलसरी नहीं है। वी कैन टेक एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन एनी सेंस। हम लोग अगर पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन को एक्स कह रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग वाई कह सकते हैं, राइट। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एज एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ओके, तो हमारी एक्स और वाई डायरेक्शन एनालाइज हो गई या फिक्स हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखें स्मॉल एम ब्लॉक में कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला तो फोर्स है ग्रेविटी फोर्स mg, दैट इज कॉल्ड द वेट। इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे एक्ट करेगा। ओके, दूसरा फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज पैरेलल टू द सरफेस, अदर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट तब पिक्चर में आता है जब उसकी मोशन टेंडेंसी हो, और इंक्लाइन प्लेन के केस में अगर आप यहाँ पे mg के कंपोनेंट्स कर लो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, दिस इज mg साइन थीटा, दिस इज mg कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे देखोगे mg साइन थीटा हैज टेंडेंसी टू मूव द ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। ये नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है ये फोर्स का कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लॉक की मोशन टेंडेंसी है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन टेंडेंसी है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जिसे हम लोग पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं वो अपेयर होगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। और साथ साथ नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं वो तो आपको मालूम है सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे एक्ट करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपोजिट टू द मोशन टेंडेंसी इस तरह से एक्ट करेगा। तो अब हमें यहाँ पे n और f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट है और पैरेलल कंपोनेंट जो फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, लिखते हैं फोर्स इक्वेशन, बल्कि फोर्स इक्वेशन यहाँ पे होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो फोर्स इक्वेशन हम लोग लिखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, और यहाँ पे क्लियर है कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, राइट। हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0, राइट। एक्स डायरेक्शन के नेट फोर्स 0 और वाई डायरेक्शन नेट फोर्स 0। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन को देखते हैं। हम लोग को मालूम है एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो उसके लिए आप देख सकते हो पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस नेट फोर्स 0 करने के लिए अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या लिख देंगे, स्मॉल एफ इक्वल टू mg साइन थीटा, राइट। और अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जो हमारी y डायरेक्शन है, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 के लिए देख सकते हो n इक्वल टू mg कॉस थीटा। तो अब हमें f और n दोनों की वैल्यू मालूम हो गई। कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स शुड बी अंडर रूट स्मॉल एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। स्मॉल एफ की वैल्यू है mg साइन थीटा, कैपिटल एन की वैल्यू mg कॉस थीटा, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। mg हम लोग यहाँ पे बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स द कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू स्मॉल mg। ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ गई। इस कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, इतना कैलकुलेशन के बगैर भी। कैसे, अगर हम लोग इसको सिस्टम ले लें, स्मॉल एम ब्लॉक को सिस्टम ले लें, तो ये सिस्टम इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है कितना, स्मॉल mg। तो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे
रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा स्मॉल mg, और वो होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो देख सकते हो कि ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, वर्टिकल अप डायरेक्शन में, राइट। हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ओके।